बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं निमसेट एग्जाम की तैयारी के लिए कंप्यूटर का सिलेबस, जिसमें आप पहुंचे हैं। आज का चैप्टर हमारा है लॉजिक गेट्स के बारे में और बूलियन अलजेब्रा के बारे में। ये बहुत ही इजी टॉपिक ज़रूर लगता है, इसमें स्कोर भी आप कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें नई भी हो सकती हैं आप लोगों के लिए। सिंपल है लेकिन उनको पढ़ना ज़रूरी है अगर हमको स्कोर लाना है। तो बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं, आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा, दो चीज़ें हैं, पर दो से ज़्यादा चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। सबसे पहले लॉजिक गेट्स आपको ऑलरेडी शायद पता भी हो, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉजिक गेट्स क्या है? बेसिकली जो सर्किट्स बनाए जाते हैं ना, उसके अंदर हम कुछ खास तरह के डिजिटल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके सर्किट डिज़ाइन करते हैं छोटे छोटे। वो छोटे छोटे सर्किट्स ही गेट्स होते हैं। ये गेट्स वोल्टेज लेवल को मैनिपुलेट करते हैं, जिसका डेटा रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। मतलब वोल्टेज लेवल से हम क्या करते हैं, बेसिकली डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 0-1 को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वोल्टेज लेवल को मैनिपुलेट करने का काम ये लॉजिक गेट्स करते हैं। अब ये लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं जिनको हमें पढ़ना है? सबसे पहला गेट है जिसको हम बोल रहे हैं एंड गेट। ये एंड गेट डायग्राम्स में ऐसा बनाया जाएगा जैसे डी बनाते हैं आप, तो डी जैसा आप इसको बना दीजिए। और इसमें दो इनपुट्स होते हैं। इनपुट को मैंने ए और बी नाम दे दिया है। ये इनपुट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इसी तरीके से ये वाला इनपुट भी 0 या 1 हो सकता है, पर आउटपुट एक निकलेगा, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन में, A.B या सिंपली AB लिख देते हैं। तो ये इसका आउटपुट है। इसी तरीके से इसका हम अगर ट्रुथ टेबल बनाएंगे जिससे हमें इसका बिहेवियर पता चलेगा, तो वो क्या है कि अगर A और B दोनों 0-0 हैं, A 0 आता है, B 0 आता है, तो आउटपुट में भी 0 आएगा। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दे रही तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। आप यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ जो है 0-0 का 0 आ रहा है, और अगर यहाँ से 0 है और यहाँ से 1 है तो भी 0 आएगा। दोनों जब 1 होंगे तभी यहाँ से 1 आएगा। ये एंड का बिहेवियर है। तो देखो दोनों 1 है तो 1 आ रहा है, बाकी हर केस में 0 ही आ रहा है। अब ये लिखने में इस तरीके से लिखा जाएगा कि जो बूलियन फंक्शन बना, f नाम दे दिया मैंने उस फंक्शन को, इक्वल्स टू A.B। इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। अब ऐसे ही एक लॉजिक गेट होता है और का डायग्राम आप दो तरीके से बनाते हो, और आपको एग्जाम में भी दोनों तरीके के दिख सकते हैं। आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे डी बनाते हैं वैसे ही बना रहे हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैंने कर्व दे दिया है। बस इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये कर्व है। ये फ़र्क है दोनों में, बाकी ये डी जैसा ही है। कई बार ये डी जैसा नहीं बनता, इस तरीके से बनता है, ठीक है, पर यहाँ कर्व होगा, ये कन्फर्म है। अब ये ए और बी दो इनपुट हैं, और आउटपुट में जो आ रहा है उसको लिखते हैं A+B, इसलिए इसको हम लिखेंगे F इक्वल्स टू A+B। तो प्लस से आप और ऑपरेशन डिनोट करते हैं, डॉट से आप एंड ऑपरेशन डिनोट करते हैं। इसका बिहेवियर कैसा है? दोनों 0 हैं तो रिजल्ट 0 आएगा, एक भी 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा। तो दोनों 1 है तो भी 1 आएगा, एक 1 है तो भी 1 आएगा, दोनों 0 है तो 0 आएगा। नॉट गेट का कैसा रहता है? नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से ट्राइंगल जैसा हम बना देते हैं, और ये एक सर्कल बनाना ज़रूरी है। पर यहाँ पर जो भी इनपुट आएगा उसको ये इन्वर्ट कर देगा, मतलब कि 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो 1 हो जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं? F_A_। अब इसको कई बार A बार लिखते हैं, A- भी लिख देते हैं, या कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं। वो तीनों तरह के नोटेशन वैलिड है, कुछ भी आ सकता है। मैंने यहाँ पर ये बार वाला नोटेशन लिखा है। फिर अगला है XOR। XOR कैसा रहता है? सेम वैसे ही जैसे और बनाते हो वैसे ही बनाते हो, बस इसमें एक एक्स्ट्रा कर्व आप डिनोट करते हो। यहाँ पर ये देखो, ये एक्स्ट्रा कर्व है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ये और है, इसके पीछे एक ऐसे लगा दोगे तो ये XOR कहलाने लगेगा, ठीक है। और XOR को डिनोट कैसे कर रहे हैं? ये A और B इनपुट हैं यहाँ पर, और A+B में प्लस पे आप सर्कल बना दोगे तो ये XOR है। इधर सर्कल नहीं बना है, इधर सर्कल बना है इसके ऊपर, बस इतना अंतर है सिंबल में। तो F इक्वल्स टू A+B हमने लिखा हुआ है, लेकिन ये सर्कल बना है तो ये XOR है, A XOR B। अब A XOR B में क्या होता है? दोनों इनपुट्स अगर अलग अलग हैं तो रिजल्ट 1 आएगा, मतलब एक 0 है एक 1 है तो 1 आएगा। और दोनों सेम है, दोनों इनपुट सेम है, जैसे दोनों 0 हैं तो 0 आएगा, दोनों 1 है तो भी 0 आएगा। तो
तो दोनों अगर अलग अलग होंगे तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। फिर अगला है नैंड गेट। ये एंड के साथ नॉट लगा दिया है, यानी एंड का जो रिजल्ट आता था उसको उलट दिया है। तो एंड का रिजल्ट क्या आता था, ये एंड का बिहेवियर था ऊपर, इसमें दोनों 1 थे तो 1 आता था, बाकी सब जगह 0 आता था। नैंड क्या कर देगा, इसको उलट देगा, जहाँ 0 आता था वहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ जहाँ 1 आता था वहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों जगह पर 1 आ गया है और यहाँ 0 है। और नॉर क्या करेगा, और के रिजल्ट को पलट देगा, यानी कि इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे जैसे और बनाते, बस आगे एक सर्कल लगा देंगे, जहाँ पे और 0 देता था, कब 0 0 पे 0 आता था, यहाँ 1 आ जाएगा, और जहाँ पे वो 1 देता था इन तीनों केस में वहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर a प्लस बी के ऊपर बार लगाया है, यहाँ पर a इंटू बी के ऊपर बार लगाया हुआ है। तो ये नैंड का हो गया, ये नॉर का हो गया। इसी तरीके से एक बफर गेट भी हम बोलते हैं। बफर गेट क्या करता है, जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है, तो f इक्वल्स टू a बोलेंगे। 0 है तो 0 आ रहा है, 1 है तो 1 आएगा। तो ये है हमारे लॉजिक गेट्स। आई होप आपको क्लियर होंगे, सिंपल है। अब हम लोग बात करते हैं लॉजिक सर्किट की। अब ये लॉजिक सर्किट क्या होता है, लॉजिक गेट्स तो समझ में आया, लॉजिक सर्किट भाई लॉजिक गेट की सहायता से आप सर्किट बनाते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सर्किट बनाया, ये सर्किट में ये गेट्स यूज करें, अलग अलग तरह के सिंबल से आपको पहचानना है कौन सा गेट कौन सा है, ठीक है। सबके बिहेवियर भी आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद फिर ABC का कुछ ये इनपुट लाइंस हैं, ये इनपुट जा रहा है, तो फाइनली आउटपुट क्या आया ये आपको बताना है। मान लीजिए आपको सवाल इसी तरीके का दे दिया जाए, ये आपको डायग्राम दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू 1 है, तो बताओ यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। ऐसा सवाल आ सकता है, तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, जिससे कुछ भी सवाल आएगा हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर 0 0 0 हो सकता है 0 0 1, क्या 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अगर 3 इनपुट्स हैं हमारे पास, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ये 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब देखो ज़रा, अगर तीनों 0 जा रहे हैं तो एंड से कितना निकलेगा, अगर तीनों 0। अब इसको थोड़ा सा टाइम लेके आपको करना पड़ेगा सॉल्व। ये C वाला इनपुट है, ये वाला जो है ये A वाला इनपुट है, ठीक है, ये A वाला इनपुट है और ये C वाला इनपुट है। तो इस पे भी 0 है, इस पे भी 0, अभी सभी पे 0 आ रहा है ना, तो यहाँ से भी 0 निकलेगा क्योंकि ये एंड गेट है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, दिस इज एंड गेट, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर गेट, दिस इज व्हाट, एक्सॉर गेट, दिस इज और गेट, दिस इज नैंड, ठीक है, दिस इज एंड। क्लियर, इस तरीके से। तो ये जो एंड गेट बन रहा है ये तो क्या करेगा, दोनों 0 है तो 0 ही देगा, यहाँ पे भी 0 आया, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे नॉर है, नॉर मतलब और के अपोजिट जाएगा। और में क्या होता है, दोनों 0 है तो 0 आता है, पर यहाँ नॉर है तो 1 कर देगा, तो यहाँ से 1 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 है, यहाँ से 0 है, तो यहाँ से क्या निकलने वाला है, यहाँ से 1 निकलने वाला है, ठीक है। तो इस एंड में तो 1 जा रहा है। और इधर पे देखें एक्सॉर में क्या आना है, दोनों 0 हैं, सेम है, तो रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से 0 जा रहा है, 0 और 1 नैंड है, तो एंड में क्या होता था, एंड में 0 1 पे 0 आता था, पर नैंड क्या कर देगा, उसको 1 बना देगा, तो दोनों 1 आ रहे हैं तो इधर 1 आएगा, तो इसका मतलब इस जगह पर आएगा 1। क्लियर हुआ। अब जैसे मैंने इसको किया है ना, आप वीडियो को पॉज करिए और पूरा बना के बताइए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, मैं इसको आपको करके बताऊंगा, ठीक है। आपने कर लिया होगा। देखो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे ये एंड लिखा हुआ है ना, तो मैं लिख सकता हूँ A एंड C, बेसिकली A और C जो है ना, इनके बीच में एंड हो रहा है, तो AC लिखा हुआ है। और दूसरा ये जो नॉर लिखा हुआ है ना, नॉर का C और B के इनपुट से आ रहा है, तो नॉर नहीं है, हाँ नॉर है, तो इसको लिखेंगे B प्लस C इस पे बार, ठीक है। और इन दोनों के बीच में और हो रहा है, क्योंकि ये और लगा हुआ है ना यहाँ पर। ये मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ तो फास्ट होगा अभी कैलकुलेशन। इसका जो वैल्यू बन रही है वो इसके साथ और होने वाली है। ये जो पूरा मैंने अभी निकाला, ये पूरा मैंने निकाला है, ये एक्चुअल में इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो
यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, और इन दोनों से जो रिजल्ट आने वाला है वो इस पूरे का रिजल्ट है। तो ये इसका एक्सप्रेशन मैंने बना लिया है। और इसी तरीके से अब मुझे इसका एक्सप्रेशन बनाना है, तो वो इन दोनों के इनपुट से आ रहा है। तो ये तो हमें मालूम है b प्लस सी, ठीक है, क्या है b प्लस सी बार, तो ये तो हो गया नॉर। फिर ये एक्स और कैसे लिखेंगे, तो एक्स और ये a और b के बीच में हो रहा है, तो a प्लस b, ठीक है, ऐसा हो गया। और इन दोनों के बीच में हो रहा है नैंड, इन दोनों के बीच में, तो एंड करो और फिर जो रिजल्ट आया उसको इन्वर्ट कर दो। तो ये जो आया इन दोनों के बीच में एंड हो रहा है, यानी डॉट लगा दिया मैंने। ये है हमारा एक्सप्रेशन और इसको हमें सॉल्व करना है। अब आप देखते जाओ, 0 0 1 लिखा हुआ है। अब इसको कर लो आप, इसको आप कर लो। ये है लेंदी, लेकिन हम इसके आगे एक मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे तो और इजी हो जाएगा। लेकिन अभी इसको हम करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 0 1 है, ठीक है, 0 0 1 है। तो ज़रा करते हैं इसको कैसे होगा। 0 0 1, तो 0 और ये तो 0 ही हो जाएगा, एक भी 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि एंड होने वाला है इधर। और इसमें b प्लस सी क्या हो रहा, b और c 0 1 है, तो 0 प्लस 1 तो हो जाता है 1 1 पे, लेकिन नॉट लगा हुआ है तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, और 0 का एंड किसी के साथ भी होगा तो 0 ही आएगा, तो इधर तो 0 ही आने वाला है। अब आया समझ में। 0 1 0 लिखा है, ठीक है, 0 1 0, तो a तो 0 ही है, a 0 है, तो ये पहली वाली जो टर्म है वो तो 0 ही रहने वाली है। दूसरे वाला है b प्लस सी, यानी कि 1 प्लस 0 1 होता है, फिर ये 0, तो 0 प्लस 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट भी 0 आ रहा है। क्लियर, इससे फास्ट हो गया ना। अब ये सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बुलियन अलजेब्रा भी पढ़ना पड़ता है ताकि उस पर ऑपरेशंस कर सकें। अब बुलियन अलजेब्रा क्या है? बुलियन अलजेब्रा इज द कैटेगरी ऑफ अलजेब्रा इन विच द वेरिएबल वैल्यूज आर द ट्रुथ वैल्यूज, मतलब 0 और 1। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। इट इज़ यूज टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई डिजिटल सर्किट। जैसे ये डिजिटल सर्किट बना हुआ था, अभी हमने देखा इसमें बहुत टाइम लग रहा था, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा, ठीक है। बाकी आपने एक अर्थमेटिक अलजेब्रा तो पढ़ा ही हुआ है मैथ्स में। सिंबल्स क्या यूज़ करते हैं, तो नॉट के लिए हम ये 4 तरीके से लिख सकते हैं, एंड को इस तरीके से लिख सकते हैं, और को इस tरीके से लिख सकते हैं। कभी आपके सवाल में इस तरह के सिंबल्स लगे हों तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये बता दिया आपको। देन हम बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन की। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, यानी और लगा है, एंड लगा है, एक्स और लगा है ना, नॉट लगा है, ये सारे जो ऑपरेटर्स रहते हैं ये लगे हुए हैं, और साथ में बूलियन वेरिएबल्स हैं, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे a डॉट बी प्लस सी, मतलब a और b के बीच में एंड हो रहा है और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसका c के साथ और हो रहा है। ऐसी एक और एक्सप्रेशन है, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हो रहा है, a b नॉट, तो b का रिजल्ट इन्वर्ट हो रहा है और फिर a के साथ उसका एंड हो रहा है। इस तरीके से हमने पूरा एक्सप्रेशन बना दिया। ये बूलियन एक्सप्रेशन हो गए। अब बूलियन फंक्शन क्या है? फंक्शन होगा तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि एक फंक्शन है जिसमें a b c 3 वेरिएबल्स हैं और ये उसकी वैल्यू। तो बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी अ फंक्शन, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। इतने पोर्शन को हम देखते हैं अकेले तो हम बोलते हैं कि एक्सप्रेशन है, और अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं। तो फंक्शन हैविंग n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो इट हैज़ 2 पावर n नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द गिवन वेरिएबल, ठीक है। अब ये बात थोड़ा समझने की, क्या बोल रहे हैं, एक फंक्शन है, अ फंक्शन हैविंग n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब जैसे ये फंक्शन है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सो इट हैज़ 2 पावर n नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेरिएबल्स। तो 2 पावर n क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर एक प्लेस पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो n अगर 3 है तो 2 पावर 3 इज़ 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोलते हैं एक सवाल, डिज़ाइन लॉजिकल सर्किट एंड ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। अब बुलियन फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इसका लॉजिकल सर्किट बनाना है और ट्रुथ टेबल बनाना है। बहुत सिंपल है, देखिए ज़रा, ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको a दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर a बना लेता हूँ और a की लाइन जा रही है, और प्लस मतलब और, तो प्लस और को ऐसे बना सकते हैं,
ठीक है। और एक और बना लेता हूँ मैं, दो और हैं, दो और हैं, ठीक। और दोनों और का जो ये जो दो और है ना, ये कैसे बनेंगे, ए का इनपुट इसमें जा रहा है, ठीक है, और ए नॉट बी का इनपुट इसमें जा रहा है, ए नॉट बी का भी इनपुट जा रहा है, एक मिनट, ए नॉट बी का भी इनपुट जा रहा है, तो मतलब एंड गेट भी लगने वाला है ना, एंड गेट भी लगने वाला है, तो एंड गेट ऐसे बनता है, ठीक है। अब एंड गेट में इनपुट क्या है, ए बार, ए बार मतलब यहां पे लगा दो एक नॉट, तो ए से ये इनपुट जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए नॉट, इस ए का इन्वर्ट होके जा रहा है, और दूसरा क्या जाना चाहिए, बी, तो ये हो गया बी, तो ये हो गया हमारा ए बार बी। क्लियर। अब ये ए बार बी का ए के साथ और होना चाहिए, तो ये यहां से आ रहा है, इसके अंदर जाएगा, और ये चीज़ इसके अंदर जाएगी, तो ये जो आउटपुट निकल कर आएगा इसको हम बोलेंगे ए प्लस ए बार बी, ठीक है। और इसमें प्लस हो रहा है बी बार, अब बी ये रहा, इस पे हम लगा देंगे नॉट, इस पे हम लगा देंगे नॉट, ठीक है, ये हो गया नॉट, ठीक। और ये जो और लग रहा है इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दीजिए, ये आ रहा है इसके अंदर, और ये चीज़ आ रही है इसके अंदर, इससे जो रिजल्ट निकला ये है हमारा पूरा एक्सप्रेशन एफ ए पी, पूरा एक्सप्रेशन, ठीक। इसको बोलिए। अब ट्रुथ टेबल बनाना है, मतलब हमें क्या करना है, इसके ए बी दो हैं इनपुट, और इसका आउटपुट होगा हमारा एफ, इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1 4 लिख सकता हूँ। अब देखो जब 0 0 होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये 0 है, ठीक है, और ये तो 1 हो जाएगा। अब एक भी 1 है तो पूरा तो फिर 1 ही आने वाला है ना, क्योंकि और हो रहे हैं यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे कुछ भी आए, अगर इसका रिजल्ट 1 हो जाता है तो 1 ही आएगा ना, तो इधर 1 लिख लेता हूँ, 0 1। अब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये दोनों तो गए, पर 0 1 मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो ये टर्म 1 आ गया। इन तीनों टर्म में से कोई एक का रिजल्ट भी 1 आ जाएगा तो रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि इनके बीच में हो रहा है और क्या बोलता है, एक भी 1 है तो रिजल्ट 1 है। अब 1 0 है, 1 0 है तो क्या आएगा, ये 1 हो चुका है, बाकी कुछ भी रहे रिजल्ट तो 1 ही आएगा। फिर ये शॉर्टकट है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 1 ए 1 हो चुका है, 1 ही आएगा, तो मतलब कुछ भी आए रिजल्ट 1 ही आएगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूँ ना, तो ये सिंप्लीफाई होके सीधे 1 बन जाएगा, ए और बी के कुछ भी इनपुट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी इसी तरह का एक और सवाल दिया हुआ है, आप इसको भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, पहले आप खुद बनाइए इसका लॉजिकल सर्किट, उसका फिर ट्रुथ टेबल भी बनाइएगा। चलिए अब मैं बता देता हूँ इसका। यहाँ पे सबसे पहले ए और बी के बीच में एंड हो रहा है, तो आपको एक एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, और एक और एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी जो बी और सी के बीच में, बी बार और सी के बीच में होगा, और फिर आपको ओके इनके बीच में और करना पड़ेगा, तो एक और गेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिर इनके ए बार और सी बार, तो इधर भी एक एंड गेट की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, और उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसके लिए एक और की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इतने टोटल हमारे को गेट लगने वाले हैं। अब हम लोग इसमें बनाते हैं। सबसे पहले ए और बी दो बना लिए, ए और बी इसमें जा रहे हैं, इससे जो आउटपुट निकल के आ रहा है दिस इज ए बी, ठीक। अब बी बार सी करना है हमको, इन दोनों का एंड करना है, हमें यहाँ से निकाल के लाना है बी बार सी। तो बी बार सी कैसे होगा, बी का यहाँ से आ रहा है इनपुट, इस पे हम लगा देते हैं नॉट, ठीक, और फिर ये इसमें जाएगा, ठीक, और सी का भी इसमें जाएगा, तो ये हो गया बी बार सी। अब तीसरा वाला देख लो, ए बार सी बार, तो इधर आना चाहिए ए बार सी बार। तो ए बार कैसे आएगा, तो ए बार के लिए मैं यहाँ से लेकर आऊँ, मैं थोड़ा सा
यहाँ से लेकर आ रहा हूँ ए बार मतलब कि यहाँ पे नॉट लगा दो और यहाँ से जाएगा ये ए बार हो गया। और सी बार आपको चाहिए तो सी बार यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं और इस पे भी हमें नॉट लगाना पड़ेगा और यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का इनपुट इस और में जाने वाला है, तो इससे जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा वो इतने पोर्शन का रिज़ल्ट होगा। ये ए बार सी बार के साथ और होगा, तो यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, बस ये हमारा फाइनल फंक्शन बन गया। दैट्स इट। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। 3 इनपुट्स हैं, इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पर ए बी सी 3 लेने पड़ेंगे, फिर फंक्शन और पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, इतने होंगे। अब ज़रा सोचिए, इस एक्सप्रेशन में ही हम रख के डायरेक्ट बता सकते हैं, एक भी टर्म 1 आ गई तो रिजल्ट 1 आने वाला है। तो अगर ये दोनों 0 हैं तो 0 आएगा, पर ये दोनों 0 हैं ए और सी, तो उसके इन्वर्ट होने के कारण ये 1 1 हो जाएगा, तो इधर 1 आ जाएगा, तो ये फाइनली 1 आएगा। ठीक, 0 0 1 0 0 1 का मतलब है ये तो 0 हो गया, ए बी ये भी 0 हो गया, ये बी बार सी है, तो बी बार सी का मतलब हो जाएगा 0 1। अरे वाह, तो इधर भी 1 हो गया। फिर 0 1 0 0 1 0, अच्छा ये तो 0 हो गया, 0 1 0 यानी ए ये हो गया, ये हमको 1 मिल गया। ठीक है, 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ए 0 है मतलब ये तो 0 हो गया, ए बार सी बार ये भी 0 हो जाएगा, और बी बार ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। फिर 1 0 0 मतलब ए 1 है तो बी लेकिन 0 है, तो ये 0 हो गया। ए बार सी बार, तो ए बार ये 0 हो गया, बी बार सी ये 0 हो गया, तो तीनों ही 0 हो गए, ये 0 है। 1 0 1 है, तो ए और सी 1 है, ए और सी 1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बी के करंट 0 हो जाएगा, और बी बार सी मतलब ये हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आएगा 1 1 1 0। अब ए और बी दोनों 1 है, तो पहले ही टर्म 1 हो गया, तो ये 1 आएगा, और इधर भी ए और बी 1 है, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल बन चुका है। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में हम लोग 1 मतलब हाई, वेरिएबल की वैल्यू 2 ही हो सकती है, 1 या 0। 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इनवर्ट्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है, ये सब आपको पता है। यहाँ पे कुछ लॉज हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि आप चाहे ए एंड बी करो या बी एंड ए करो, एक ही बात है। ए और बी करो या बी और ए करो, एक ही बात है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए बी सी तीनों के बीच में एंड हो रहा है, तो पहले आपने बी और सी का एंड कर दिया या ए और बी का एंड कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी है, तो आप चाहे बी प्लस सी कर लो पहले या ए प्लस बी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इस तरीके से एक और लॉ है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो ये कहता है कि ए एंड बी प्लस सी हो रहा है, तो ब्रैकेट अगर ओपन करना है तो ए बी ए सी हो जाएगा, यानी ए एंड बी ए एंड सी, जो नॉर्मल अर्थमेटिक में होता था वैसे ही होगा। ए प्लस बी इंटू सी, ये ज़रा ध्यान से देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें फिर a प्लस बी और a प्लस सी हो जाता है, ये नॉर्मल से थोड़ा अलग हटके है, ये बुलियन के लिए एप्लीकेबल है। तो a प्लस बी एंड सी लिखा हुआ है, तो a और ये a और लिखा हुआ है ना, तो a और b कर लीजिए और a और c कर लीजिए और दोनों के बीच में एंड कर लीजिए। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बाकी तो आपको याद रहेगा। एंड लॉ क्या कहता है, अगर 2 का एंड हो रहा है, a का 0 के साथ एंड हो रहा है, तो 0 का किसी के भी साथ एंड होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ए का ए बार के साथ अगर एंड हो रहा है तो ये दोनों अपोजिट है, तो एक 0 हो जाएगा, इसलिए 0 आएगा। ए एंड 1 हो रहा है, तो 1 का किसी के भी साथ हो रहा है, तो 1 तो उस पर असर डालेगा नहीं, और ए की जो वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा। ए 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा। ए एंड ए है तो फिर वो जो भी ए की वैल्यू है वही आंसर होने वाला है। और में क्या होता है,
और में अगर एक भी 1 है तो रिजल्ट 1 होता है, तो जहाँ 1 है तो वहाँ तो क्लियर है, और जहाँ 1 नहीं है वहाँ पे ए की जो वैल्यू है वही आंसर होगा। यहाँ पे दोनों अपोजिट है, तो एक 0 है तो दूसरा 1 होने ही वाला है, इसलिए 1 आएगा। यहाँ a प्लस ए है तो जो भी a की वैल्यू है वो आंसर आएगा। ये सब लॉज हम यूज़ करके सिंप्लीफाई करते हैं बूलियन अलजेब्रा में बूलियन एक्सप्रेशन को। इन्वर्जन लॉ क्या है, a बार करोगे तो a आ जाएगा। चलो ये लॉज तो बड़े सिंपल थे। एक है डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें 2 लॉ आपको पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। बहुत सिंपल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आपको सब कुछ पलट देना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a एंड b कर रहे हैं और होल पे नॉट लगा रहे हैं, तो आप सब कुछ पलट दो। a एंड b हो रहा था तो a का इन्वर्ट करो, b का इन्वर्ट करो, दोनों के बीच में एंड हो रहा था तो दोनों के बीच में और लगा दो, और दोनों के होल पे इन्वर्ट हो रहा था तो वो मत करो, मतलब a बार प्लस b बार। समझ में आया नहीं आया? सुनो फिर से, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ को पलट दो। अगर a लिखा है तो उसे a बार बना दो, a बार लिखा है तो उसे a बना दो, ठीक है। दूसरी बात, एंड हो रहा है तो उसे और बना दो, और हो रहा है तो उसे एंड बना दो, ठीक। इस पूरे पे इन्वर्जन हो रहा है तो इस पूरे पे इन्वर्जन नहीं हो रहा। ए एंड बी हो रहा है तो यहाँ प्लस हो गया, और हो गया। ए और बी पे इन्वर्ट नहीं था तो यहाँ इन्वर्ट लगा दिया, बस सब कुछ पलट दिया आपने। सेकंड लॉ भी इसी तरीके का है, बस ये रिवर्स साइड में हम देख रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं। ए प्लस बी करना वही है, सब कुछ पलट देना है। ए प्लस बी यानी ए और बी और होल पे नॉट है, तो आप क्या करोगे, ए और बी को चेंज करोगे, ए बार बी बार हो जाएगा, दोनों के बीच में एंड लगा दोगे और होल पे नॉट नहीं लगाओगे, बस हो गया। ये है डी मॉर्गन्स लॉ, सब कुछ पलट दो, ये बराबर होता है, ये और ये सेम वैल्यू आती है। अब सिंप्लीफाई करना है किसी एक्सप्रेशन को, जैसे आपके पास लिखा है ए प्लस बी बार ए, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, ए प्लस बी बार ए, इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप ए को ए डॉट 1 कर सकते हो, क्योंकि ए एंड 1 करेंगे तो रिजल्ट ए ही आएगा, ये अभी हमने लॉ में पढ़ा। अब अगर ऐसा है तो इधर भी ए है इधर भी ए है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ए कॉमन कर सकते हैं एक, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम इसको क्या लिखते हैं, इसको वापस से ये लिखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने लगाया जिसके कारण मैं ए कॉमन करके 1 प्लस बी कर रहा हूँ, बी बार कर रहा हूँ। अब 1 प्लस बी बार में क्या होता है, आपने और लॉ में ये पढ़ा है कि अगर एक भी 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा, तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, तो ए एंड 1 हो जाएगा। ये ए एंड 1 का रिजल्ट आपने एंड लॉ में पढ़ा है कि ए आता है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट ए है, बस। तो इसका मतलब बी की कुछ भी वैल्यू, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए की जो वैल्यू है वही रिजल्ट आने वाला है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल, जैसे सेम एक्सप्रेशन है लेकिन इसका ट्रुथ टेबल मैंने बना लिया है, तो मुझे पता चल रहा है कि 1 कब आ रहा है, जब ए की वैल्यू 1 है तब 1 आ रहा है, ठीक है, और ए की वैल्यू 0 है तब 0 आ रहा है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ए है, बी के वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसके रिजल्ट को। अब चलिए, ये वो सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो वीडियो को पॉज करके आपको आंसर करना है और कमेंट सेक्शन में देना है, और उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तो उसको आप देखिएगा। अभी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए। तो इसमें क्या बोला गया है बेसिकली कि कोई एक गेट है, आपको बताना है कि वो कौन सा गेट है। उस गेट में सिग्नल पास हो रहा है लो मतलब ज़ीरो। अब आप किसी में ज़ीरो पास कर रहे हो, ठीक है, और लो इनटू वन ऑफ द इनपुट्स एंड द आउटपुट इज हाई। अब दूसरा जो भी होगा, दूसरा मुझे नहीं मालूम, कुछ होगा, और उस पर ये गेट क्या कर रहा है, आउटपुट में दे रहा है हाई। तो ज़ीरो इनपुट हो रहा है और दूसरा कुछ भी हो, मतलब कि ज़ीरो ज़ीरो है तो भी 1 आ रहा है और 0 1 है तो भी 1 आ रहा है। ऐसा किस में होता है, ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है नाइंड गेट में, तो इसलिए इसका आंसर होगा नाइंड गेट। ठीक, अगला सवाल है, ये आपको सर्किट दिया हुआ है, ये निमसेट 2018 में आया हुआ है, आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। देख लीजिए सर्किट आपके सामने, अब इसका सही ऑप्शन आपको निकालना है। द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन बिलो इज। वीडियो पॉज करिए, आंसर निकालिए और उसके बाद फिर मेरा आंसर सुनिए। तो बूलियन एक्सप्रेशन में इसको करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग कर सकते हैं, पर पहले बूलियन फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ ए एंड बी हो रहा है, ठीक है, ये पहला वाला एंड गेट दिख रहा है हमको, दूसरा एक हमें दिख रहा है इसका एंड हो रहा है, इसका एंड हो रहा है सी के साथ, ओके, है ना, ये सी के साथ हो रहा है, ए बी सी हो रहा है, ए बी का एंड यहाँ पे हो गया और जो रिजल्ट आया उसका ये सी के साथ एंड हो रहा है, ठीक है, और इसका एक्सॉर हो रहा है, ठीक है, एक्सॉर हो रहा है, किसके साथ हो रहा है एक्सॉर। तो ये आपको समझ में आया, ये टर्म कैसे बनी, ये टर्म ऐसे बनी कि ये एक्सॉर
ये वाला है, इसमें एक इनपुट आ रहा है यहाँ से, ये जो आउटपुट है ये कहाँ से आ रहा है, ए बी से आ रहा है, तो ए बी मैंने लिखा, और ये जो इनपुट आ रहा है ये इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, मतलब ये बी और सी का एंड हो रहा है, तो बी और सी का एंड हो रहा है। अब इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट कौन सा एक्सप्रेशन, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमको क्या करना चाहिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए, हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बी सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं जिस पे हम चारों के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर लें। अब देखो ए बी सी ये तो 1 आ जाएगा, कोई भी एक भी 1 होगा, तो इसको मैं ज़ीरो कब ला सकता हूँ, जब बी की वैल्यू ज़ीरो हो। अच्छा, बी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये भी ज़ीरो आएगा और ये भी ज़ीरो आएगा, ठीक है, अगर बी ज़ीरो होगा पर, और सी को 1 रख दूँ और ए को 1 रख दूँ, तो इसका रिज़ल्ट 1 आएगा और इसका रिज़ल्ट 1 आएगा। तो पहले तो मैं इसमें चेक कर लेता हूँ, दो ऑप्शंस तो रिजेक्ट हो ही जाएंगे, तो मैंने इस पे रखा तो ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस ये ए बी हो जाएगा ज़ीरो, एक्स और बी सी हो जाएगा ज़ीरो, तो ये ज़ीरो 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 रिज़ल्ट, मतलब ए रिज़ल्ट नहीं है और डी रिज़ल्ट नहीं है। अब इन दोनों में अंतर करो, बी और सी में अंतर करो। बी और सी में अंतर करने के लिए मैं कर लेता हूँ, बी को कर लेता हूँ 1, बी को कर लेता हूँ 1, ठीक है, और बी को 1 करने के बाद देखो अब इन दोनों को छोड़ दो, बस इन दोनों को देखना है। बी को 1 कर दूंगा तो 1, लेकिन इधर पे सी बार सी को 0 लेता हूँ, ए को 1 लेता हूँ, 1 1 0, तो ये बी वाला क्या बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा 1, और इसको भी 0 ले लेता तो भी ये 1 बनता, ठीक है, और ये क्या बनता, हाँ इसको 0 ले लो, ए को 0 ले लो, तो ये 0 बन जाता। ओके, इससे हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि कौन सा सही है। तो ये हो गया 0 एक्स, और यहाँ ए और बी 0 बन जाएंगे, 0 एक्स और 0, तो ये हो जाएगा 0 सर, तो ये आना चाहिए 0 आना चाहिए आंसर, 0 मतलब सी वाला, तो सी आंसर हो गया हमारा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्सक्लूसिव नॉर किसको बोलते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर इसको बोलते हैं, लास्ट वाले को, ठीक है, इस तरीके से, मतलब दोनों का इन्वर्ट करा आपने फिर उसमें एक्स और कर दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव नॉर। अगला सवाल है, आपको एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है इस फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, इस आउटपुट का, इसका आउटपुट क्या आएगा, एफ की वैल्यू क्या आएगी। तो वीडियो को पॉज करिए, पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आंसर बताता हूँ आपको। देखो एक्स की वैल्यू आपको जो भी इनपुट आ रही है ना, वही सेम इनपुट आपका जा रहा है एक्स और में, तो एक्स और एक्स मतलब दोनों सेम होंगे तो रिजल्ट तो ऑलवेज 0 आएगा ना, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज 0 आने वाला है, और एक 0 हो गया, और एक्स की वैल्यू जो भी थी वो यहाँ जा रही है, मतलब इधर एक्स की वैल्यू है, तो एक्स का आप एक्स और कर रहे हो 0 के साथ। अब इसमें क्या रिजल्ट आएगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 हुई तो रिजल्ट 0 आएगा, और 1 हुई तो 1 आएगा, तो मतलब इसका रिजल्ट आने वाला है एक्स, तो इसका रिजल्ट x आएगा, और ये तो x था ही, तो आप एक्चुअल में x और x कर रहे हो, ठीक है, जिसका रिजल्ट आपको मालूम है कि 0 ही आने वाला है, तो यस ऑलवेज 0 आने वाला है, इसलिए ए इसका आंसर होगा, ठीक है। ये 2019 में सवाल आ चुका है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई। इफ वी कैन जनरेट अ मैक्सिमम ऑफ 4 बूलियन फंक्शंस using n boolean variables, then what will be the minimum value of n। तो इसको ना एक फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए कि अगर हमारे पास n बूलियन वेरिएबल्स हैं तो हर एक बूलियन वेरिएबल की या तो वैल्यू होगी 0 या वैल्यू 1 होगी, तो हम बोल सकते हैं कि 2 पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और हर कॉम्बिनेशन से जो बूलियन फंक्शन बनेगा उसकी कोई एक वैल्यू होगी, तो बूलियन फंक्शंस की कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 2 पावर n, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो इसका मतलब है कि हमारे को दिया इफ वी कैन जनरेट अ मैक्सिमम ऑफ 4 बूलियन फंक्शन, मतलब 2 की पावर n, ये है 4, ठीक है, 4 मैक्सिमम 4 बूलियन फंक्शंस जनरेट कर सकते हैं अगर n बूलियन वेरिएबल्स हैं तो
तो n की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, n की वैल्यू 1 होगी, तब तो 2 की पावर 2 होके 4 आएगा ना। तो इसका आंसर होने वाला है C। अगला सवाल है, एज्यूम करिए x बार रिप्रेजेंट नेगेशन ऑफ x, द बुलियन फंक्शन इज इक्वलेंट टू, मतलब सिंप्लीफाई करके आपको बताना है। कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर आंसर लिखिए, फिर मेरा आंसर रिज्यूम करके देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है x बार y बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार y। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे y लिख सकते हैं x प्लस एक्स बार, और यहाँ y हो गया, ये x बार y बार है, तो ये चीज़ तो 1 हो जाएगी, तो ये y बन जाएगा x बार प्लस एक्स बार y बार प्लस y बार। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बार प्लस y एंड y बार प्लस y। ठीक है, y बार प्लस y तो हो जाएगा 1, तो ये केवल बचेगा x बार प्लस y। x बार प्लस y इज ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह के सवाल आएंगे। कुछ जगह पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं, आप ऑप्शन से इन सवालों को अगर करेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन इसमें कर सकें। बाकी वैल्यू पुट करके देखने वाला तरीका ज़्यादा बेटर होगा इसमें। मैंने इस नोट्स में ना कुछ और भी सवाल दिए हुए हैं इसके नीचे, उनको आपको करना रहेगा, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर वो नोट्स में मिलेंगे आपको। तो वो सवालों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरे नोट्स डाउनलोड करने। तो नोट्स कहाँ से डाउनलोड होंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप देखिए, मैंने मेरे कोर्स का लिंक दिया हुआ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आप रजिस्टर करके अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।